अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये जो वीडियो है आखिरकार ये रिकॉर्ड होने ही वाली है। आज इसके नसीब खुल गए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त से तैयार की गई है जैसे ही पीएमसी ने अपना सिलेबस दिया बच्चों को, एमडी कैट के बच्चों को, कि जी हम इस सिलेबस के मुताबिक 2022 का पेपर कंडक्ट करने जा रहे हैं। उस वक्त से मैंने इसको यानी स्लाइड्स बनाई, तैयार किया लेक्चर के, अब अपलोड करता हूँ, अब अपलोड करता हूँ, और उसमें ये चीजें इस तरह करेंगे बच्चे तो तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही हुआ जिस चीज का डर था। जब से एमडी कैट के अंदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हुए, खासतौर पे बड़े बड़े बिग गन्स पाकिस्तान के, जब उनको पता चला कि इसमें तो पैसा बहुत इन्वॉल्व है, जब ये प्राइवेट कॉलेजेस और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको जब अपना जो मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आया, उनको पता चला कि यार इसमें तो पैसा ही बहुत है। तो उस पैसे की वजह से एक बहुत बड़ी हाथियों के दरमियान जंग शुरू हुई, इदारों में जंग शुरू हो गई। पीएमसी इंट्रोड्यूस हुआ कि जी मैंने पेपर करवाना है, यूएचएस ने कहा हमने पेपर कंडक्ट करवाना है, और कब से करवा रहे थे बेचारे वो, ठीक है, और बहुत अच्छा पेपर करवा रहे थे, क्या बात है उनकी। लेकिन उनके दौरान भी बड़े मसले मसाइल हुए। मुझे नहीं याद कि कोई पेपर, मतलब एमडी कैट का पेपर हमने तैयारी शुरू करवाई हो और उसमें कोई फड्डे ना पड़े। हुई ऐसे ऐसे फड्डे। मतलब 2010 की बात करते हैं। 2010 के अंदर मतलब ये एक ऐसा माफिया मतलब इसमें इन्वॉल्व हुआ कि लोगों ने कहा यार इतने पैसे तो मेडिकल में नहीं, मेडिकल करवाने वाले डॉक्टर नहीं कमाते जितने तैयारी करवाने वाले पे जो है ना वो इंस्टीट्यूशन पे पैसे ले जाते हैं। ये इनको खत्म करो। उन्होंने कहा जी बच्चों ने एफएससी का पेपर दिया और 1 महीने के अंदर उन्होंने पेपर ले लिया एमडी कैट का। वो समझ ही नहीं बच्चों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो जी ऐसे हो गया। एक अगले दिन अगले साल फिर प्रॉब्लम हुए। यानी यार मेरे बच्चों, आपको एक बात बताऊं, अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, पेपर देने लगे हैं, एक काम आपने करना है। आपने ना रोजाना मरना है ना रोजाना जीना है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। इसका ये मतलब होता है, रोजाना जीना मरने का मतलब ये होता है कि आज आपको नई खबर मिल गई, रात को कोई नई खबर मिल गई, परसों नई खबर मिल गई, और आप उस खबर के इंतजार में रहते हैं कुछ पता चले तो आगे चले ना। अरे यार आपने ऐसे नहीं करना भाई। आप चाहे जिस मर्जी प्रोविंस से हैं, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पूरे पाकिस्तान में पेपर एक होगा, डिविजनल लेवल पे होगा, प्रोविजनल लेवल पे होगा, प्रोविंस के लेवल पे होगा। जो मर्जी पेपर ले ले यार, आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तैयारी पे फोकस कैसे करना है? तैयारी का फोकस ये होता है कि आपका जो मेन कंसर्न है ना, वो आपका टेक्स्ट बुक है। आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हैं। आपको उसको पता है कि ये चीज कैसे कैसे हो सकती है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नेट के ऊपर इजीली अवेलेबल होता है। आपको टॉपिक्स तैयार हैं। आपको डर किस चीज का? मतलब ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज जो बिकती है ना, वो खौफ बिकता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ओ यार आपने ये नहीं परेशान होना, ये आपका कंसर्न नहीं है। इस एक बात को याद रखिए, इसको एरिया ऑफ कंसर्न कहते हैं मेरे बच्चों। एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की साइंस की बुक्स हैं, क्या उनके अंदर जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर है? बस इतनी सी बात है। अगर आपको क्लियर है, आपने उसकी तैयारी की हुई है, कोई भी आपसे को पूछता है, तो फिर भाईजान ये पेपर पीएमसी ले, यूएचएस ले, यूएचएस का बाप ले ले, पीएमसी का प्यो ले ले, पीएमसी के कड़छे मड़छे ले लें, जो मर्जी ले लें यार। मतलब वो क्या कहते हैं ना, किसी ने एक शेर कहा ना कि आ ए हुनरमंद, या वो क्या कहते हैं कि जिगर आजमा। मतलब जिगर नहीं आजमा, उल्ट माजा चाहता हूँ, उल्ट पुल्ट कर गया मैं, कि हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ठीक है ना? आ ए सितमगर, हुनर आजमाए। अब मतलब ये हुनर आजमाना ना, आपका हुनर क्या है कि आपने तंग कैसे करना है, और हमारा हुनर देखें कि हमने तंग नहीं होना। आ ए सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ठीक है ना? तो भाई परेशान को नहीं होना। मैं आपको ये एनालिसिस कर लेते हैं पीएमसी का और यूएचएस का, कि पीएमसी ने क्या सिलेबस दिया, और अब जो इन दिनों के अंदर जो मसला आने वाला है, इस मसले को अब कैसे डील करेंगे, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। ठीक है? बस एक इसमें काम बेटा ये आपने समझना है मेरे बच्चों, कि इन सारे अरसे के दौरान आपके आपके माथे पर, आपके दिल पे जरा सा ये डर ना है यार ये क्या हो गया मेरे साथ। वो यार कुछ भी नहीं होता, बाहर की दुनिया में डर है।
अंदर की दुनिया में डर पैदा ना करें, अपने आप को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेचारी पीएमसी का जो डिसॉल्व हुई, लेकिन हम ये पीएमसी के बारे में भी क्लियर करें, स्टिल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन थ्रू पीएमसी, पीएमसी के जरिए होगा। लेकिन ये कि अब ये दायरा अब है पीएमसी है, तो उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो यूएचएस के होंगे। यूएचएस जो है ना, ये हेल्थ साइंसेज है आपकी, ये जो लाहौर के अंदर ही शेख जैद के साथ यूनिवर्सिटी है, वो इसको चलाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो पहले भी यही पेपर कंडक्ट करती थी। अब ये कैसा पेपर बनाने वाली है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मेजर चेंजेस आने वाली हैं। चेंजेस आएंगी भी तो वो पैटर्न में आएंगी, सिलेबस में नहीं आएंगी। समझते हैं ना पैटर्न सिलेबस का डिफरेंस, ठीक है। जैसे ये एक पैटर्न था कि बायोलॉजी में 68 नंबर होंगे, केमिस्ट्री में 54, इंग्लिश में 18 मार्क्स होंगे, ये ऐसे पेपर आएगा। और इसका पैटर्न ये होगा कि क्वेश्चन पहले कौन सा आएगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में आएगा, और किस तरह के आएंगे, ये पैटर्न होता है। सिलेबस ये होता है कि किन बुक्स में से, किन टॉपिक्स में से आपको वो चीजें देगा। तो हम जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में तो उन्होंने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय कर दिए थे, हम इसको कोई कंसर्न नहीं है अब तो खैर कि ये पीएमसी ने क्या कंसर्न किया और यूएचएस क्या कंसर्न करेगा। मैं आपको ना एक मेजर चीजें बता देता हूँ, ये चाहे पेपर पीएमसी का हो, चाहे यूएचएस का हो, किसी का भी हो। यूएचएस का तो पेपर पिछले साल इन्होंने जो पिछले सालों में 10-12 सालों बल्कि 15 सालों से यूएचएस जो पेपर कंडक्ट करा था, वो सिर्फ 4 चीजों पे फोकस किया हुआ था उसने। और वो इतने अच्छे बच्चों ने तैयारी कर ली थी कि वो उसमें बच्चों के पूरे पूरे नंबर आ रहे होते थे। अब उन्होंने बीच में डाइवर्सिटी लिख कर आया, क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, उस वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए, हालांकि चीजें वैसी की वैसी हैं। तो आपने बेसिक चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज जिसपे फोकस करना है वो वोकैबुलरी है। अब वोकैबुलरी की किन चीजों में फोकस करना है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ये टेंसेज एंड देयर यूसेज, ये पहले यूएचएस इतना ज्यादा फोकस नहीं करता था, टेंसेज रिलेटेड क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, लेकिन पीएमसी में बहुत आते थे, ठीक है ना। अब अगर यूएचएस के साथ जाएगा तो शायद वो टेंसेज के कम क्वेश्चन कर दे, लेकिन आ तो सकते हैं ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्शन, पंक्चुएशन, ये तो भाई लाजमी है। जिस आप इंग्लिश के कोई भी पेपर उठाएं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसमें ऐसी कौन सी बात है। इसके बाद ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बचपन से आता चला आ रहा है, बेसिक। ये आप एसईटी का पेपर कर लें, आप आईएलटीएस में चले जाएं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है। आर्टिकल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रपोजिशन, मतलब आप डरा दिया गया कि पता नहीं कैसे प्रपोजिशन होते हैं, किस अंदाज से होंगे, वो तो प्रॉब्लम है। इसके बाद ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिक्शन, ये पे उसने दोबारा सिलेबस बना दिया, उसको हिस्सा बना दिया। कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी उसने मेंशन किया, लेकिन दिया नहीं। यूएचएस ने आज तक कॉम्प्रहेंशन पैसेज नहीं दिया, तो हम कॉम्प्रहेंशन पैसेज को जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीएमसी की बिल्डिंग है, और पीएमसी की बिल्डिंग की जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन कैसे आना, हम जल्दी जल्दी से मैं आपको डिफाइन कर दूं। ले बेटा, वोकैबुलरी के जो सॉल्व करने का तरीका, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब क्या यूएचएस आया है तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन कैसे पेश हो, कैसे करेंगे हम वोकैबुलरी का। देखो मेरे बच्चों, बात सुनो। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये मतलब ये स्टडी ऑफ वर्ड्स हैं। और ये नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास हैं जिनके मीनिंग्स आपको आते हैं, ये नहीं है वोकैबुलरी। वोकैब का मतलब होता है, ये आर्ट है, ये स्किल है, जिसकी वजह से मतलब वट एवर द वर्ड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट लुक एट द वर्ड and you find the meanings of that word and try to understand what should be the meaning of it. That skill is called vocabulary. ये मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक वर्ड आया, जैसे रिम्यूनरेटिव एक वर्ड है, ठीक है ना, आपने कभी नहीं सुना होगा। जनती वर्ड है ना भाई, वो जन्नती वर्ड कौन से होते हैं, जनती चीजें कौन सी होती हैं, या जिसी ना किसी आंख ने देखा ना किसी कान ने सुना, तो भाई ये तो जनती वर्ड है, ठीक है ना, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। तो रिम्यूनरेटिव का वर्ड आ गया पेपर में, आपने कहा जी रिम्यूनरेटिव, तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये कैसे पेपर में आएगा। आपने देखा एक ऑप्शन एम्पैथी है, दूसरी लुक्रेटिव है, तीसरी इनक्लेमेंट है, चौथी ऑनवी है, लॉरी, तो लग गए, वॉट लग गई। अब क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे यार, परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 4 लेवल्स ऑफ ऑप्शंस पता होने चाहिए आपको। आपको 4 लेवल्स ऑफ ऑप्शंस पता होना चाहिए कि ये जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं ना, अल्फा, बीटा और चार्ली, ये जो अल्फा, बीटा और चार्ली आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ना उसने, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी हो सकती हैं। उसमें पहली हो सकती है कि वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से चेक करेगा क्या बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, ठीक है। उससे दूसरा लेवल है सेम पार्ट्स, बाज का ये करता है कि वो सारी सारी जो चारों के चारों ऑप्शन है ना, एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देता है, ठीक है। फिर करता है कि शेड्स ऑफ मीनिंग, बाज का ये करता है कि वो सारे
जो रिम्यूनरेटिव वर्ड के मीनिंग सारे चारों के चारों मीनिंग्स होंगे, लेकिन एक अप्रोप्रिएट होगा। ये जारी बात है, टफ लेवल पे है। ठीक है, पहला तो बहुत बच्चों वाला लेवल है, मतलब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता ना, कि वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसका कौन सा पार्ट स्पीच है, तो आप तो सॉल्व कर लेंगे पहली तरह पे। और अगर आपको अगला लेवल, टफ लेवल, ये है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो, तो फिर बताना पड़ेगा मीनिंग क्या है। और बात का ये होता है कि वर्ड के मीनिंग सारे सेम दे रहा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। चौथा शेड ये है, वन वर्ड होता है और उसके टू मीनिंग्स होते हैं, यानी एक वर्ड के दो दो मीनिंग्स में, और वो दोनों मीनिंग्स बाज औकात इस तरह दे दे के लगता है यार ये मीनिंग भी इसका ठीक बन रहा है और ये मीनिंग भी इसका बन रहा है। तो ये एक टफ लेवल आता है। आपको इन लेवल्स का पता हो कि मुझे एक वर्ड के नीचे चार ऑप्शन कौन से दे सकता है, उसको मैंने किस अंदाज से डील करना है, तो आप तब भी मसले को हल कर लेंगे। देखते हैं जरा, इसको पहले लेवल पे चलते हैं। यदि पहला लेवल है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच उसने किससे करना है, पार्ट्स स्पीच। अब देखो बड़ा जी, प्रॉफिटेबल जो है, ये मेरा ख्याल है दूसरा लेवल है, इसको हम यहां से देखते हैं, इसी लेवल से देखते हैं। वापस चलते हैं जाओ। ये देख, एम्पथी एक, मतलब जो टी वाई पे खत्म होने वाले वर्ड है ना, वी नीड एम्पथी। ठीक है ना, ये एक नाउन है। ये एक नाउन है। अब ये आपको कैसे, आप कहेंगे कि हमें तो नहीं पता चला ये नाउन कैसे। टी वाई पे खत्म होने वाले मेजोरिटी वाले वर्ड नाउन होते हैं, और नाउन अपनी जगह पे स्टैंड करता है। वो किसी के साथ, मतलब उसके बाद उससे पहले एडजेक्टिव तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं होता। हम एम्पटी पर्सन तो नहीं होता ना, ठीक है ना, एम्पैथेटिक पर्सन होता है। ठीक है, या इम्फेटिक हम वर्ड पढ़ते हैं। तो एम्पथी इटसेल्फ एक नाउन है, तो ये तो हो गया नाउन। इसके बाद ये लुक्रेटिव है, देखो ये आईवी पे खत्म हो रहा है और ये भी आई पे खत्म हो रहा है, तो इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं, ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि ये दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इनक्लेमेंट, अब ये जो इनक्लेमेंट है ना, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इन एक जो है ना वो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। क्लेमेंट का मतलब काइंड होता है और इनक्लेमेंट का मतलब अनकाइंड, और ये एडजेक्टिव है इनक्लेमेंट वेदर, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ऑनवी, ये एक नाउन है। इसका मतलब है कि मेरे पास दो नाउन है, एक एडजेक्टिव है, और मुझे वर्ड क्या चाहिए था, एडजेक्टिव ही चाहिए था बिल्कुल। तो इसमें ये इंक्रीमेंट जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, और ये लुक्रेटिव जो है वो पॉजिटिव है। तो इस मुझे पता चला कि ये दो एडजेक्टिव, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब बाज कर ये क्या करता है कि वो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है जो उसका मेन वर्ड होता है, और वही उसका आंसर होता है। तो ये पहले लेवल के ऊपर जाके आप वोकैबुलरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना कुछ तो आप करेंगे। फिर मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब वो दूसरा लेवल ये था कि रिमिनेंट का प्रॉफिटेबल, इंडक्टिव, पॉजिटिव, एट्रैक्टिव, ये चारों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सारे सारे पार्ट्स स्पीच है, क्योंकि आई पे खत्म होने वाला, एबीएल पे, आईवी पे खत्म, इंडक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव ही हैं। अब हमें मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग के लिए हम किसी वर्ड को देखने के लिए हम चार चीजें मैंने अलग से आपको बताई हुई हैं, उसको अच्छी तरह देखिएगा। चार चीजें कौन कौन सी बताई? पहली, रीम्यूनरेटिव, ये क्या है, प्रीफिक्स है। और आईवी क्या है, जो एंड पे खत्म होने वाला वर्ड, जिसको हम वो क्या कहते हैं, वो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कहते हैं ये। और ये सफिक्स और प्रीफिक्स, और इसी से अफिक्सेस, ये जो हमारी चीज होती है। तो जो एंड पे आने वाला वर्ड होता है, लेटर होता है, और जो स्टार्ट में ये मीनिंग्स को कंफर्म कर रहा होता है, तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। इसको हम जो है ना मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी हेल्प करती है वर्ड को अंडरस्टैंड करने में। जब आप मॉर्फोलॉजी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, मीनिंग उसका क्लियर हो जाएगा, तो रेफरेंस बनाएं उस वर्ड का। यार ये वर्ड है, इसका ये रेफरेंस है, ये मीनिंग है। तो जैसे ही इसका रेफरेंस या पिक्चर बनाए उस वर्ड की, उस वर्ड की पिक्चर अपने जेहन में बनाए। जितनी अच्छी पिक्चर बनाएंगे, वर्ड उतने जेहन में आपके क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख लें कि अब ये जो मनी से रिलेटेड चीजें हैं ना, फाइनेंशियल की चीजें, फाइनेंस, मनी रिलेटेड चीजों को, पैसे वाली चीजों को कहते हैं रिम्यूनरेटिव। तो इंडक्टिव तो इंड्यूस करना है, अट्रैक्टिव कशिश में आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबल के साथ आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, लुक्रेटिव के मानों में आंसर हुआ। ठीक है, तो जब आप लफ्जों के साथ खेलते हैं, यकीन जाने शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन ये लफ्ज आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आई बेट यू फॉर दिस। ठीक है जी। इसके बाद एक और लेवल है आपका रिमिटेड में, अगर वो क्या कर दे, देखिए गेनफुल भी इसका मीनिंग बन रहा है, इकोनॉमिक्स भी इसका मीनिंग कहीं ना कहीं से होता है, रिच भी इसका मीनिंग होता है, और इनकम भी। ये शेड्स ऑफ मीनिंग के साथ इसके जो मीनिंग आ रहे हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो गेनफुल होगा, फायदा। ठीक है, एडवांटेज भी इसका हो सकता है, इकोनॉमिक रिलेटेड पैसा होता है, इनकम भी पैसा है, रिच भी पैसे से इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसका असल मतलब गेनफुल, एडवांटेजेस के, प्रॉफिटेबल के मानों में आएगा। ठीक है, ये शेड्स ऑफ मीनिंग के साथ आती है। अगेन प्रैक्टिस, जारी बात है, चाहिए होगी।
और ये जो इम्बैलिश का अगर वर्ड आ जाए, और इम्बैलिश का मतलब वन वर्ड टू मीनिंग्स में है, तो इम्बैलिश के एक मतलब होता है डेकोरेट करना, और दूसरा इम्बैलिश का मतलब एग्जेजरेट करना होता है। अच्छा, अगेन आप मुझसे पूछते होंगे सर आपको तो इसके मीनिंग आते हैं, हमें तो नहीं आते होंगे। तो मेरा बेटा, आप मुझे बताएं, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है कि जो बगैर देखे पढ़े मेहनत किए हुए उस पर मास्टर हो जाए? बेटा कुछ तो करना है ना आपने। तो उस वाले से मैं आपको एक बड़ी बात क्लियर कर दूं, क्या करना है आपने। आप पंजाब टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हैं, तो बेटा इंग्लिश की 3 बुक्स जो है ना, उसके अंदर जितने भी कोई एक में याद रखिएगा, कोई वर्ड डिफिकल्ट या इजी नहीं होता। वो वाले वर्ड डिफिकल्ट होते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होते। तो उनके एंड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, हर लेसन के एंड में जो ग्लॉसरी में जो वर्ड दिए होते हैं, उसको बेटा एक गो थ्रू करें, और उनके सिनोनिम देखते जाएं, इसमें क्या क्वेश्चन है, बेटा आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उसी की बुनियाद के ऊपर एक और जो क्या कहते हैं कि वो असल में ना आप चाह रहे हैं कि कहीं एक लिस्ट मिल जाए मुझे, तो मैं उस लिस्ट को रट्टा लगा लूं यार, वो उस रट्टे सी चीज से बाहर निकले यार। ठीक है ना, मतलब अपनी दुनिया आप पैदा करें अगर जिंदों में, तो आप बजाय उस रट्टा लगाने के ना लिस्ट को, आप गो थ्रू करें, कुछ नॉवल इन दिनों के अंदर कुछ छोटा सा पढ़ लें, वो नॉवल आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देगा। क्योंकि नॉवल के अंदर वोकैबुलरी बताती है कौन सा वर्ड किस जगह पर यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लफ्ज को उसके मीनिंग के साथ याद ना करें, लफ्ज को उसके रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसके यूसेज के साथ याद करेंगे, वर्ड कहाँ किस जगह पे यूज होता है, किस पोजीशन पे, किस मौके पे, किस सेंटेंस के साथ ये वर्ड यूज करना है। तो इम्बैलिश हम यूज करते हैं डेकोरेशन के मानों में भी और एग्जैजरेशन के मानों में भी। तो डेकोरेशन देखो उसने दिया हुआ है, डेकोरेट ये आंसर ठीक है, इम्बैलिश ये वर्ब है, तो डेकोरेट वाला उसने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, रिपीट नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, रिफ्रेज नहीं होगा, और एग्जैजरेट होता तो वो भी इसका आंसर यहाँ पे आ सकता था, लेकिन एक आंसर ये। ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा जी आपने वोकैबुलरी को तैयार करना है। और वोकैबुलरी के लिए फाइनल वर्ड मैं आपको बता दूं कि जल्दी इसमें चीजें क्या करनी बेटा, मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है आपने। मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको समझा दिया मैंने, क्या समझाया आपको मैंने, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। फोनिक्स का मतलब होता है साउंड से, कि इसकी क्या साउंड बन रही होती है। तीसरा, होमोफोन से मुराद क्या होता है, कि एक वर्ड है उसकी सेम साउंड होती हैं, वो आपने ज़हन रखने हैं। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर वर्ड का होता है, और इसके बाद ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग को आपने याद करनी है चीजें। ठीक है, जैसे राइट और राइट, ये आपका क्या है, ये होमोफोन्स आपके, साइट और साइट, वीक और वीक, ये आपके होमोफोन्स हैं। ये आपके होमोफोन्स है जिसके साथ आपने चेक करना। ठीक है, इस तरह से आप देखें, होड और होड ये आपके होमोफोन्स हैं, इसके लिहाज से हम चीजों को देखना है। क्लियर हो गया जी। अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे देखो, बीइंग गैरुलस ही लव्स टू हैव इंटरेक्शन विद अदर्स। अब वो कहेगी जी बताएं गैरुलस का क्या मीनिंग है। भाई वो गैरुलस का मीनिंग बताया तो है उसने, क्या बताया उसने, ही लव्स टू हैव इंटरेक्शन विद अदर्स, वो दूसरों से बातचीत करना पसंद करता है। तो बात करता है, बातें करना चाहता है, तो इसलिए वो गैरुलस है, इसका मतलब टॉकेटिव होगा। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो मीनिंग कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड हो सकते हैं तभी जब ये सेंटेंस में हो। अब जब सेंटेंस ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना सबसे आसान है। तो अगर आप इसको अगेन, अब मैं कहता हूँ कि आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली बेसिस के पर 10 से 15 मिनट कोई बुक लें, उसके अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड नहीं होते बेटा, अनसीन वर्ड होते हैं, अनसीन वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। और फोकस करने के बाद देखें यार इसका क्या मीनिंग हो सकता है, खुद से चेक करें, फिर डिक्शनरी लगाएं, डिक्शनरी से चेक करें, तो बेटर ये आपकी वोकैबुलरी विद इन डेज बेहतर हो सकती है। ठीक है जी, इज एनफ फॉर वोकैबुलरी। और इसके अलावा भी कोई चीज रहती है तो मैं हाजिर हूँ, और बहुत सी वीडियो और बनी हुई है वोकैबुलरी के ऊपर, उसके ऊपर भी आप इसको एक दफा देख सकते हैं। और अगेन, ए जज्बे दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बे दिल गर मैं चाहूं हर वर्ड अंग्रेजी का मुझे याद हो जाए। आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे, बस जोश जज्बा जुनून चाहिए आपका भाई, इसके साथ चले आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये टेंसेस एंड देयर यूसेज का क्वेश्चन कैसे आएगा। ये भी देखे ना, ये पैटर्न है कि जी आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसको ए बी सी से अंडरलाइन किया हुआ है। अब जो पैटर्न जो पीएमसी के बंद चलते रहे, उसने अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, उसने यहीं पर ए लिख दिया था, यहाँ पर उसने बी लिख दिया, यहाँ पर उसने जो है वो, यहाँ पर उसने सी लिख दिया, यहाँ पर उसने डी लिख दिया, ऐसे कर दिया। तो वो कंफ्यूज ही हुआ बच्चा कि यार कौन सा सी ए बी सी हुआ है। तो ये थोड़ा क्लियर था बस ऐसे ही को फर्क। अब इसमें आपने इन ए बी सी को छोड़ना है, आप सेंटेंस को फोकस करें। ही केम टू द हर्डल, ये केम कौन सा टेंस है, सेकंड है। दैट ही रिमेंबर, अब ये रिमेंबर, ये बेस फॉर्म लगा दी उसने। अब या ही है तो या रिमेंबर्स लगाता। ठीक है, अब ये प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया, तो ये इसने सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये किससे साथ जुड़ा हुआ है, ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्स, दैट क्लॉज से जुड़ा हुआ है।
अगर ये सेकंड है तो ये क्लॉज भी क्या होना चाहिए थी, सेकंड, तो दैट ही रिमेंबर्ड ओवर विच ही हैड वन सो इजी ऑन विक्ट्री। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ना बीटा ऑप्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम था। ठीक है, इस तरह से आपने टेंसेस को क्लियर कर लेना है। फोकस क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड को फोकस करें प्रोबेबल मिस्टेक के लिए। अगर उसने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ, तो अगर वो पैटर्न में अंडरलाइन वर्ड नहीं करता, उससे पहले ही ए बी सी लिख देता, तो अपने फोकस करें कि यार ए से, अच्छा बाज का ए से पहले वाला वर्ड, ए के बाद वाला वर्ड भी वो देखता है कि कौन सा है। आपको मैं तजवीज ये करता हूँ, मतलब सजेस्ट ये करता हूँ, आप ए बी सी जी को छोड़ा करें, अब फोकस करें पूरे सेंटेंस के ऊपर कि उस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक कहाँ पे है। तो बड़ा सेंटेंस या आपको पता है किसकी हो सकती है, नाउन की हो सकती है, या आर्टिकल की हो सकती है, या एडजेक्टिव की होती है, या प्रोनाउन की होती है, नाप वापसी, ठीक है, या वर्ब की होती है, या एडवर्ब की होती है, या प्रपोजिशन की होती है, या कंजंक्शन की, या इंटरजेक्शन की। नाप वापसी पूरा हो गया। इन्हीं की प्रैक्टिस, उन्हीं में वर्ड लिखे होंगे तो आप उसको बड़ा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ लगती यार कि ये इतना आसान चीजें हैं, बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे होते हैं। दैट्स रियली अ वंडरफुल थिंग फॉर मी, अमेजिंग थिंग, मतलब अमेजिंग नहीं है ये, शॉकिंग है कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, अमेजिंग, शॉकिंग, वंडरफुल वर्ड, लफ्जों का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना होता है। एग्रीमेंट मिस्टेक के ऊपर फोकस करें, सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर, सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा है, वर्ब टेंस सीक्वेंस चेक कर लें, एडजेक्टिव एडवर्ब्स कंफ्यूजन चेक कर लें, कंजंक्शन चेक कर लें, प्रेपोजिशन देख लें कोई और मसला तो नहीं है, डिक्शनरी और कोलोकेशन चेक कर लें। ये चीजें चेक करेंगे, आपको आसानी से मिस्टेक पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास सॉरी, ये करेक्शन में आएगा और पंक्चुएशन का। जैसे फोर ऑल्टरनेटिव, ये क्वेश्चन भी ऐसे दे सकता है आपको, चार ऑल्टरनेटिव दे और कहे बताएं इसमें से कौन सी मिस्टेक है। तो आपने सेंटेंस को पढ़ना है, इसमें से करेक्ट वाले को फाइंड आउट करना है। बिल गेट इज वन ऑफ, जब वन ऑफ की बात करती है आगे वेल्दिएस्ट है, तो फिर जो नाउन है वो कैसे होता है, प्लूरल होता है, पर्सन नहीं होगा, पर्सन्स होगा। तो देखें सिर्फ यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, बाकी किसी पे पर्सन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके मीनिंग को तलाश कर सकते हैं। तो अगेन आप फोकस किस पे करेंगे, नोटिस द डिसिमिलर वर्ड्स, कौन कौन से देखें, कौन से चेंज वर्ड है, एग्रीमेंट मिस्टेक, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, स्पेलिंग से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई लास्ट ईयर का पेपर है, मैं जल्दी से इसको कंक्लूड कर दूं आपको। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर। अब देखो जी, यहाँ पे वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, वर क्यों, किसकी बात हो रही है, मिसेस स्टीवर्ट्स का नेम है और एंड लगा हुआ और ये टेलीफोन नंबर है। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो हमारा जो वर्ब सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, वर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सिनोनिम्स ऑफ एस्टाउंडेड का सिनोनिम, मतलब सेम मीनिंग एस्टाउंडेड के, तो थंडरस्टक, अवेयर, सीमिंगली, क्वाइट। अब जो अस्टाउंडेड है इसका मतलब जो है ना वो हैरान परेशान होता है, तो अवेयर तो जानना, सीमिंगली अपेरेंटली, क्वाइट नहीं हो, तो मतलब थंडर स्ट्रक हो सकता है। वैसे इसका मतलब गरजना बरसना होता है, लेकिन ये थंडर स्ट्रक, वो ये ओ स्ट्रक के मानों में भी आ सकता है। इसके बाद ये एंटोनिम बैशफुल, शर्मीले को कहते हैं, जो शर्मीला शर्मीला ना हो तो वो क्या होता है, बोल्ड होता है। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन होगा। इस तरह से ये डोंट बोस्ट टू मच, द अंडरलाइन वर्ड, ये जो मच क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर ये अल्फा हमारा आंसर आ रहा है, डोंट बोस्ट टू मच। ये देखें ना, बोस्ट वर्ब है, तो कोई भी वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये लफ्ज दैट कैन स्टैंड ओवर, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब ये जो ओवर है ना, दैट है, दैट कैन स्टैंड ओवर, दैट कैन स्टैंड ओवर, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब इसको क्या कहेंगे हम, दैट जो है ये जो वर्ड दैट से पूछ रहा है कि बताएं दैट क्या चीज, दैट कैन स्टैंड ओवर, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब अंडरलाइन वर्ड इसमें क्या, दैट का मतलब क्या, ये नाउन है, ठीक है, नाउन तो नहीं है ये, क्या ये प्रोनाउन है, यस इट कैन बी। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तब होता जब ये दैट के बाद कोई नाउन आ रहा होता, दैट बॉय, दैट बुक, तो फिर एडजेक्टिव होता। और दैट एडवर्ब है नहीं, तो लिहाजा क्या बनेगा, ये प्रोनाउन बन जाएगा। तो क्योंकि नाउन प्रोनाउन की जगह पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है ही हैज नो डैश टू प्राइम मिनिस्टर, ही हैज नो डैश टू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ही हैज नो एक्सेस होगा, और एक्सेस के लिए हम कहते हैं, ये तो एक्सेस ज्यादा को कहते हैं, जो ज्यादा हो जाए, ये एक्सेस पहुंच को कहते हैं। ऑप्शन एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद ये देखिए पूरा पेपर है, हमने 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लिया है पूरे पेपर को। ब्लो ब्लो आउट द कैंडल का मतलब चेंज द वॉइस, चेंज करनी एक्टिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस के अंदर हम पहले क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है आपने। तो देखो ये ब्लो नहीं हो सकता, लेट द कैंडल बी ब्लोन हो सकता है, ये सही हो सकता है हमारा, और बी ब्लोन आउट ये भी ठीक है। लेट द कैंडल ब्लो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा बीटा और डेल्टा में ठीक होगा। लेट द कैंडल टू बी ब्लोन नहीं होगा, लेट द कैंडल बी ब्लोन आउट, ये हमारा जो है वो ज्यादा बेहतर है। लेट के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट।
अच्छा जी, लेट द कैंडल बी ब्लोन आउट, ये थर्ड फॉर्म के साथ जाएगा। और ये जो होता है बी फॉर्म, इज एम आर वॉज वर कहते हैं, इज एम आर वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। चूज द टाइटल, नेवर नेवर आई शेल सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर। ये देखिए, नेवर नेवर, अगेन शेल आई के साथ होना चाहिए, आई शेल के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों शेल आई के साथ होना चाहिए? इन्वर्जन हो रही है, ठीक है ना, आई शेल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बच गया बीटा और डेल्टा। तो नेवर नेवर अगेन शेल आई सेट माई सेल्फ अप एज ए डॉक्टर नहीं होगा, सेट अप, सेट माई सेल्फ अप प्रेजेंट करने के मानों में आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनिम्स ऑफ न्यूसेंस जो है वो इरिटेशन होता है, प्लेजेंट नहीं होगा, पीस नहीं होगा, ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम ऑफ परचेस, बेटा ये वर्ड परचेस है, परचेस का मतलब खरीदना होता है, ठीक है ना। और सेल करना उल्ट हो जाएगा, तो बाय, बाय जो है ना वो खरीदना, ये तो सही हो गया ना। सेल बेचना होगा, परचेस खरीदना, बाय खरीदना, तो सेल बेचना, ये हमारा इसका आंसर होगा उल्ट के मानो में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये शी वेंट टू द मार्केट टू बाय। अब बाय वाला कौन सा होगा? अल्फा वाला होगा, टू बाय द न्यू कार। डिस्पाइट हैवी रेनफॉल इन द मार्केट द ट्रेडर्स आर, तो ट्रेडर्स आर कैसे हुए? ये कॉम्प्लेसेंट के साथ आएगा, ये डिस्पाइट कंट्रास्ट सिग्नल है। क्यों कंट्रास्ट सिग्नल है? कंट्रास्ट सिग्नल आपको बताता है कि अगर आपके पहले पार्ट, डिस्पाइट हैवी रेनफॉल इन द मार्केट, मार्केट में अगर हैवी रेन हो रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? कि ट्रेडर्स को परेशान होना चाहिए, लेकिन डिस्पाइट बता रहा है कि वो परेशान नहीं है। तो फिर बाकी ये डिस्टर्ब्ड, वरीड और ये सारे परेशानी वाले वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट वाला बिल्कुल ठीक है कि वो मुतमिन है, पीसफुल है, परेशान नहीं है। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आई वुड रादर, बेटा जब भी वुड रादर आएगा वो आपकी बेस फॉर्म आएगी, लेकिन वुड रादर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही शी इट लगा हुआ यहाँ पे, तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई वुड रादर हिम नहीं होता, आई वुड रादर नॉट लिसन टू नहीं होगा। अब आई वुड रादर ही डिड नॉट, आई वुड रादर ही डिड नॉट लिसन टू, तो ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं ना। आई वुड रादर ही डिड नॉट लिसन टू अब्दुल, और आई वुड रादर ही डिड नॉट, हाँ ये दोनों ठीक हो गए। इसमें एक मिस्टेक ये होगी कि ये आई छोटा लिखा होगा, या कोई और मिस्टेक है। तो ये ही डिड नॉट ही आएगा, क्योंकि ही एक सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर ये ही ना लगा होता, तो मैं कहता हूँ आई वुड रादर नॉट लिसन टू अब्दुल, यानी मैं तरजीह ना देता उसको सुनने को। और आई वुड रादर ही का मतलब मैं चाहता हूं कि आप उसको तरजीह ना दें सुनने के हवाले से, ठीक है भाई, इतना ही फर्क है। आई वुड रादर स्टडी, लेकिन आई वुड रादर यू स्टडीड। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर पीपल ऑफन डू द सेम मिस्टेक, पीपल, अच्छा अब सेम ये कॉलोकेशन मिस्टेक है। हम डू मिस्टेक करते हैं कि मेक मिस्टेक करते हैं? ऑब्वियसली मेक मिस्टेक करते हैं, तो चार्ली ऑप्शन होगा। आई थिंक आई नो दैट व्हेन आई लेफ्ट फॉर जॉब, तो आई थिंक आई नो दैट। अब देखें, दैट और व्हेन यहाँ पर इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होगा, तो आई थिंक आई नो दैट और व्हेन यहाँ पे इकट्ठा नहीं आएगा, इसको हम यहाँ करेंगे चार्ली ऑप्शन में। देखें ना, व्हेन भी कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये चार्ली में प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें मिस्टेक है, ठीक है जी। चलो जी, लेट्स देखते हैं, डिड यू एवर सी मोर बेटर। अब देखिए, मोर और बेटर जारी बात है यहाँ पर इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होगा। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, इसमें अकर्ड की स्पेलिंग ओ डबल सी यू आर डी, बीटा वाले सही होंगे, ओ डबल सी यू आर ई डी नहीं होगा, और ये बीटा ठीक हुआ, करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, यूएचएस ने कभी स्पेलिंग नहीं दी है, ये याद रखिएगा, अगर यूएचएस लेगा तो हो सकता है स्पेलिंग ना आए, लेकिन अगर स्पेलिंग आ भी जाए तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, आसान ही होंगे। एट थर्टी चेंज केम ओवर, तो ओवर का यहाँ पे क्या है याद रखिएगा, किसी भी प्रेपोजिशन वाले वर्ड के बाद अगर नाउन पर नाउन आ रहा होगा तो प्रेपोजिशन होगा, अगर उसके बाद नाउन पर नाउन नहीं होगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। ये चीज हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई है, तो हम इसको कहेंगे बिल्कुल डरे बगैर, ओवर हिम लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ, तो ये हमारा प्रेपोजिशन के साथ होगा। इसके बाद ये एन आइकन लाइक दिस इज कॉल्ड आवर ग्लास, तो एन आइकन आएगा यहाँ पे, एन आइकन लाइक दिस इज कॉल्ड एन आर ग्लास होगा, एन आर ग्लास, हालांकि ये एच कॉन्स्टेंट है लेकिन साउंड इसकी अ साउंड आ रही है, तो एन आर ग्लास होगा। शी हैज मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन कोकोनट, और ये अब अकाउंटेंट है, और ये देखें यंग और ऑस्ट्रेलियन, हमारे पास फॉर्मूला है डोसा कॉम का, ठीक है। अब ये फॉर्मूले डिफरेंट हैं, कई जगहों पर डिफरेंट होते हैं, लेकिन साइज, शेप और एज, ठीक है ना, साइज पहले आता है, एज बाद में आता है, तो उसका क्योंकि साइज टॉल है, तो शी हैज मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बाकी टॉल यहाँ भी लिखा है, टॉल ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा, जो यंग आना चाहिए था, इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है जी। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। ले ली, ये तो हमारी चीजें हो गई सारी इसके हवाले से। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये जो सारी चीजें जिस तरह की भी पेपर में कोई भी आ रहे, आपने परेशान होना नहीं है।
ठीक है, ना ही परेशान होने देना है किसी को, अपने आप को कंपोज रखना है आपने। और ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको ना ऑलरेडी से बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ये चीजें मिलेंगी आपको। ये देखें, यहाँ पर आप आ जाएं फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे आप ताहिर इदरीस लिखें तो आपको ये चैनल मेरा नजर आएगा यहाँ पे। ये देखें, ये चैनल है, यहाँ पे इसको कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो ये मेरा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। और इंटरफेस, अस्सलामुअलैकुम बिल्कुल, ये कैसे हैं आते ही खुलते ही आपको वीडियोस आपके सर पर लगना शुरू हो जाएंगी। आपने यहाँ प्ले लिस्ट पे चले जाना है, प्ले लिस्ट पे जाए यहाँ पे। और प्ले लिस्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये प्ले लिस्ट में नजर आ रहा है सब चीज़ें। तो प्ले लिस्ट पे आप देखें कौन सी, ये देखें एम डी कैट 22 की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी वीडियोस जो है ना वो खुल जाएंगी। जैसे ये देखें, ये टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, ये आर्टिकल टाइप्स यूसेज, ये मॉडिफायर्स, ये देखें मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, और ये मिसलेनियस मिस्टेक्स, ये मिसलेनियस मिस्टेक्स हैं एडजेक्टिव्स की। और ये मिसलेनियस मिस्टेक्स की दो दो वीडियोस बनी है, मॉडिफायर की है। ये preposition की मिस्टेक्स एमडी कैट के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्बिनेशन मिस्टेक, ये कैसे टॉपिक दी है भाई, हाउ टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन मिस्टेक है, हाउ टू अंडरस्टैंड, अच्छा वो हैंड लग रही है, तो हाउ टू अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और ये हाउ टू यूज एमडी कैट 22। ये सारी जो रिलेटेड चीजें ना, ये एमडी कैट रिलेटेड है, दे आर नॉट मोर देन 10 to 12 वीडियोज है। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि अगर आप इनको अच्छी तरह से किसी तरह से आप क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। ठीक है जी, ये इसकी ये देखें, ये सारे के सारा आपके सामने एक ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट को आप ये देखें, सिर्फ 16 16 20 20 मिनट की, और ये 11 11 मिनट की हैं। इसको आप तसल्ली से अगर आप सुन लेंगे तो आपकी इंग्लिश के सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, लें जी, अपना ज़रा बहुत सा ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही और इससे आपने क्या सीखा। तो अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।